Hi, welcome back to Possible Biology channel. Myself, Dr. Faisal. Don't forget to subscribe my channel, give likes, give comments, and also share the links of all the videos. And please don't forget to press the bell icon for getting the notification of upcoming videos. Today we are going to start a new topic in this video. The topic is the physiology of the digestion. Now, in previous videos we have seen what is the nutrition. We have seen the definitions of the nutrition. Nutrition is nothing but the process of sum total of ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. ये एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है. ये सब प्रोसेस जब कंप्लीट होते हैं तब उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके, यानी फूड के इनटेक करने से उसके न्यूट्रिएंट्स को निकाल कर उसको लेकर ब्लड का पार्ट बनाने के बाद बचा हुआ जो भी अनवांटेड है तो उसको बॉडी से बाहर फेंका जाता, जिसे हम कहते हैं इजेशन. ये पूरा प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. अब इस न्यूट्रिशन के डेफिनेशन में हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखे थे, वी हैव फोकस्ड ओनली ऑन अ डाइजेशन वर्ड. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता. एक ऐसा फूड जो डिफ्यूजिबल फॉर्म में नहीं होता उसे डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता. एक ऐसा फूड जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं होता उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता. ये जो कन्वर्ट करना है, इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. और डाइजेशन कराने के लिए एक सिस्टम होती है, एक ऑर्गन सिस्टम जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द टू मेन कंपोनेंट. द नंबर वन कंपोनेंट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल एंड सेकेंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस के 3 वीडियोस के अंदर हमने देख चुके हैं. पहले एलिमेंट्री कैनल का हमने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखे, उसके बाद के सेकेंड वीडियो हमने हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनल देखे, और उसके बाद के थर्ड वीडियो में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देखें. आज हम देख रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. एक्चुअली जो डाइजेशन की डेफिनेशन है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल, नॉन एब्जॉर्बेबल टू एब्जॉर्बेबल फॉर्म एंड नॉन डिफ्यूजिबल टू डिफ्यूजिबल फॉर्म. ये जो कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, एक्चुअली ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर किया जाता है. तो एलिमेंट्री कैनाल में काम किया जाता है और साथ में ये वो काम कराने में ये ग्लैंड्स हेल्प कराते हैं. कैसा करते हैं, कहाँ होता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो कन्वर्जन का काम किया जाता है वो बक्कल कैविटी के अंदर काम होता है. और बक्कल कैविटी के अंदर हमको पता है कि देर आर द प्रेजेंस ऑफ द ओपनिंग्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, प्लस सलाइवरी ग्लैंड के साथ वहाँ पर दांत होते हैं. बक्कल कैविटी के अंदर वहाँ पर टंग होती है. ये भी काम करा रहे हैं डाइजेशन का प्रोसेस में, कन्वर्जन में. देन सेकेंड एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट है, अब ये इसोफेगस जो होता है इसका काम क्या, सिर्फ एक कनेक्ट कराना है और वो फूड को बक्कल कैविटी से उसके नेक्स्ट ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट कराना है. जैसे कि द नेक्स्ट इज द स्टमक. स्टमक के अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड की ओपनिंग नहीं है, लेकिन उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमने देखे. हिस्टोलॉजिकल का वीडियो आप देख लीजिए. अंदर कई ग्लैंडुलर सेल्स है जो सेक्रेटरी फंक्शन काम करते हैं, वो हम देखने वाले हैं. उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है डाइजेशन का, कन्वर्जन का, वो है थर्ड, दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ लीवर की ओपनिंग होती है और वहीं पर पैंक्रियास की भी ओपनिंग होती है डिओडिनम में. ये 3 मेन इम्पॉर्टेंट लोकेशंस है जहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस किया जाएगा. नंबर 1 इज़ द बक्कल कैविटी, दूसरा है स्टमक, और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कभी कभार कुछ फूड प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है. जैसे कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन्स है तो उनको फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, नॉन एब्जॉर्बेबल से एब्जॉर्बेबल, नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है. बट मेन जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड नंबर पे आता है स्टमक, और इनिशियली जो हम देखते हैं बक्कल कैविटी होता है. अब फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फिजियोलॉजिकली. कैसा काम होता है डाइजेशन का. तो डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ द 2 मेथड्स. 2 तरीके से पूरा डाइजेशन किया जाता है. एक होता है
मैकेनिकल मेथड यानी यहाँ पर जोर लग रहा है, पावर यूज़ किया जा रहा है, किसी चीज़ की मैकेनिकल पावर्स का यूज़ किया जा रहा है। दूसरा है केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में जैसा कि हमने ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तो इनके सिक्रीशंस है। स्टमक के अंदर ग्लैंड्स ड्यूलर सेल्स है, ग्लैंड्स का तो नहीं है लेकिन सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं, तो उनके केमिकल्स। तो केमिकल्स कौन से हम पूरे देखने वाले हैं। एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स जो कन्वर्ट करने में यूज़ किए जाते हैं, या फिर अलग अलग जूसेस है, जैसे कि पेट का अगर जूस है तो उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, अगर लीवर का है तो उसे हम कहते हैं बाइल जूस, अगर पैंक्रियास का तो उसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ये अलग अलग मिक्सचर से बने हुए केमिकल्स हैं। तो 2 स्टेप में काम होगा, मैकेनिकल एंड केमिकल। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि मैकेनिकल कहाँ हो रहा है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है, कौन से ऑर्गन से हो रहा है, और वहाँ केमिकल हो रहा है तो कौन से केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं, और वो केमिकल कौन से कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट कराने में, कन्वर्ट करने में यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो लेट्स मूव। द मैकेनिकल प्रोसेस इज़ द प्रोसेस, पहला प्रोसेस हम देख रहे हैं जिसके अंदर अलग अलग मूवमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। द मूवमेंट्स सच एज द मूवमेंट्स विच आर ऑब्जर्व इन अ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल कन्वर्ट करने में भी यूज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर जो अलग अलग केमिकल्स रिलीज़ होते हैं उनसे मिक्स कराने में भी वो हेल्प कराता है। कौन? मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर जनरली वी ऑब्जर्व द मूवमेंट्स, जैसे कि मूवमेंट्स हमारे मुंह में होती है दांतों से, जिसे मास्टिकेशन कहते हैं, या खाने को चबाया जाता है, च्यूइंग। मास्टिकेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द टीथ, ये होगा पहला काम बक्कल कैविटी के अंदर। फिर पेट में हम देखते हैं कि हर एक का पेट मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट की वजह, ये मूवमेंट का नाम इसे हम कहते हैं चर्निंग मूवमेंट, जिसकी वजह से फूड को अंदर दबाया जाता है, उसको कन्वर्ट करने में यूज़ किया जाता है। तीसरा मूवमेंट है जो कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जनरली जैसे ईसोफेगस में फूड ऊपर से फैरिंग से जब गलेट से एंटर करता है ईसोफेगस में तो स्टमक तक पहुंचता है। तो कैसा पहुंचता है? एक मूवमेंट होती है जिसके अंदर सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, जिस मूवमेंट की वजह से फूड आगे भी सरकता है, फूड को दबाया भी जा रहा है, ये भी वो मूवमेंट। तो ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में क्या हुआ? एक तो मास्टिकेशन बाय टीथ, देन चर्निंग बाय द स्टमक एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये पूरा डाइजेशन मैकेनिकल का है। द नेक्स्ट इज अ केमिकल प्रोसेस। सो केमिकल के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग कैटाबॉलिक रिएक्शंस कराए जाते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। यहाँ पर फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक करने में यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द केमिकल प्रोसेस। अब पूरे प्रोसेस में आपने याद रखना मैकेनिकल कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है, केमिकल कौन सा है, और कौन से फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे कन्वर्ट कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ द डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। क्योंकि हम एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन को देख रहे हैं और हमको देखना है बक्कल कैविटी में, सेकेंड स्टमक में, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड सम एक्सेप्शनल जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। तो विल स्विच द बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन। तो बक्कल कैविटी आप सबको पता है, प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए बक्कल कैविटी किसे कहते हैं। बक्कल कैविटी कहते हैं जैसी होठ लिप्स की ओपनिंग होती है, जब एंटर करते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पैलेट होता है, नीचे की तरफ टंग होती है, दोनों जॉज में दांत लगे होते हैं, इधर चिक्स होते हैं, वो अंदर के डिपार्टमेंट कमरे को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी के अंदर दोनों प्रोसेस से फूड को डाइजेस्ट किया जा रहा है, एक मैकेनिकल एज वेल एज द केमिकल। मैकेनिकल प्रोसेस जो होता है वो होता है मैस्टिकेशन, जिसमें दांत फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में टुकड़े करता है और ज़बान वहाँ पर उनको हेल्प करता है मिक्स करने में। दांत फूड को क्रश करते हैं, ओके, छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड करते हैं, और ज़बान वहाँ पर फूड को मैनिपुलेट यानी मिक्स कराने में हेल्प कराता है, यानी दांत को क्रश कराने में भी हेल्प कराता है। और जो सिक्रीशन होता है सलाइवा को, उसमें उसको आसानी से मिलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब सलाइवरी सिक्रीशन हमको पता है, सलाइवा जो होता है वो फूड को लुब्रिकेट कराता है बक्कल कैविटी में, साथ ही साथ चिपचिपा यानी म्यूकस होने की वजह से
छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, यानी स्प्रेड नहीं होते, डिस्पर्स नहीं होते, और चिपकने की वजह से एक फूड जब चबाते चबाते छोटा सा एक बॉल स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे हम कहते हैं बोलस। ये होगा फाइनली मैस्टिकेटेड मटेरियल। देखो जब आपने एक फूड का एक फूड को जब मुंह में इंजेस्ट किए थे तो वो एक कॉम्प्लेक्स था, लेकिन छोटे छोटे कन्वर्ट कर कर पीसेस में और सलाइवा में उसे नरम कर कर उसे स्टिकी मटेरियल के साथ जोड़कर एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसे बोलस कहते हैं। अब ये बोलस को स्वेल्विंग किया जाता, निगला जाता, जिसे हम बाय प्रोसेस डेग्लूटिनेशन भी कहते हैं। निगलने का प्रोसेस अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये है बोलस, ग्रीन कलर का जो दिख रहा है फूड का बोलस। अब ये बोलस को जब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर टंग प्रेस करती है ऊपर पैलेट की तरफ, ज़बान जब ऊपर प्रेस करती है तो जिसकी वजह से ये बोलस पुश होता है इस तरफ। अब हमको पता है पुश होगा तो वो जाता है कॉमन पैसेज जिसे फेरिंग्स कहते हैं, लेकिन वी नो डेट फेरिंग्स एक ऐसा पैसेज है जहाँ पर दो ओपनिंग ओपन होती है। एक ओपनिंग जो कि ट्रैकिया में जा रही है और दूसरी है जो कि ईसोफेगस में। अब ट्रैकिया के ऊपर एक एपिग्लॉटिस होता है जो कि ग्लॉटिस को कवर करता है, जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है, फूड चला जाता है गलेट से डायरेक्टली इनटू द ईसोफेगस। सो नाउ बोलस एंटर्स इनटू द ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में चला गया, ईसोफेगस में एंटर करने के बाद इट मूव्स इनटू द फॉरवर्ड। लेकिन वी नो दैट बक्कल कैविटी के अंदर एक सिक्रीशन है जिसे हम कह रहे हैं सलाइवा। लेकिन सलाइवा है क्या? सलाइवा इज़ नथिंग बट द वाटरी सिक्रीशन जिसमें 98% वाटर होता है। ओके, इट इज़ हैविंग द 98% वाटर एंड प्लस 2% जो है दूसरी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। दूसरे 2% में क्या क्या है? द 2% में इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, then potassium ions, then calcium ion, then chloride ions, then bicarbonates etc. ये सब मिलाकर 2% में, प्लस इसके अलावा उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज भी 2% में होता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट सलाइवा के अंदर हम देखते हैं सलाइवा की मदद से केमिकल डाइजेशन कराया जा रहा है। एक्चुअल जो डाइजेशन केमिकल से होता है वो यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज, ये कन्वर्ट करता है एक स्टार्च को इनटू द माल्टोस। व्हाट इज हियर द अबाउट जितना फूड आप खा रहे हैं, फूड में जितना स्टार्च है वो 30% स्टार्च तो मुंह के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द डाइसैकेराइड। अब ये देखो एक पॉलीसैकेराइड से कई शुगर मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन किया गया, यहाँ पर डबल शुगर मॉलिक्यूल डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कराने का काम कौन करा रहा है? एक केमिकल जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। यहाँ पर सिर्फ स्टार्च को कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ 30% स्टार्च इज कन्वर्टेड, यानी रिमेनिंग 70% होता है जो आगे कहीं और कन्वर्ट करने वाला है। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन हुआ सिर्फ स्टार्च का, यानी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन्स लिपिड्स नहीं किए जा रहे बक्कल कैविटी में। देन अब जैसे कि नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब फूड आ गया बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में, बोलस आ गया। बोलस अब यहाँ से मूव कर रहा है, इट मूव्स फॉरवर्ड। देखो ये बोलस है जो कि अब यहाँ से ईसोफेगस से आगे सरकते जाता है टूवर्ड द नेक्स्ट ऑर्गन जिसे हम स्टमक कहते हैं। लेकिन आगे सरकने का काम यहाँ पर कराया जाता दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी यहाँ पर मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकली कोई डाइजेशन का काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ उसको प्रेस कराकर आगे फॉरवर्ड कराने का काम किया जाता। ओनली दिस मच इज डन इन अ ईसोफेगस। लेकिन हम कभी कभार देखते हैं कि ईसोफेगस में जो स्टमक की कनेक्टिविटी है जहाँ पर स्पिंक्टर्स लगे होते हैं, जैसे कि वी नो दैट हियर आर द स्पिंक्टर्स, ये स्पिंक्टर्स जहाँ पर कार्डियक स्पिंक्टर होते हैं। कभी कभार ये स्पिंक्टर्स खुले होने से या लूज़ होने से या फिर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो मसल्स की हो रही है, हम देखते हैं कि ऐसा ईसोफेगस की मसल्स हो रही है जिसकी वजह से मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है। अगर ये उल्टा हो जाता, रिवर्स मूवमेंट होती है, यानी नीचे से प्रेस होते होते ऊपर आ रहे, तो फूड वहाँ पर रिगर्जिटेट होता है, यानी रिवर्स आता है, और जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं या उल्टी होती है। तो ये होने की वजह है रिवर्स स्पैस्मोडिक पेरिस्टाल्टिक, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना। देन
फूड अब ईसोफेगस से डायरेक्टली इट एंटर्स इनटू द स्टमक, और वी नो दैट स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक स्पिंक्टर होता है जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्पिंक्टर, या स्पेशल उसका नाम दैट नेम इज़ कार्डियक स्पिंक्टर, यहाँ पर वो ओपन होता है। अब हम एंटर करने वाले इनटू द नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन दैट इज़ स्टमक। अब डाइजेशन इन स्टमक कैसा होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे बक्कल कैविटी में जो हुआ सलाइवरी अमाइलिस से। अब यहाँ जो होगा, यहाँ कौन से केमिकल्स है, यहाँ कैसा मैकेनिकल होता है, जस्ट सी हियर द केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल दोनों प्रोसेस यहाँ डाइजेशन कराया जाएगा, ठीक है। द स्टमक के अंदर जो फूड ऊपर से जब ईसोफेगस से नीचे आता है तो कम से कम 4 से 5 घंटे वो पेट के अंदर, स्टमक के अंदर होता है, जहाँ पर फिजिकल डाइजेशन चर्निंग यानी मैकेनिकल जिसे हम कहेंगे, यहाँ जो मूवमेंट हो रही है वो चर्निंग मूवमेंट होती है फूड की, जिसको दबाया, जैसे कि आटा होता है, पानी डालकर उसको बार बार हाथों से उसको दबाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि उसको नरम किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर काम किया जाता है चर्निंग मूवमेंट बाय द स्टमक। अब स्टमक में हम देखते हैं कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि स्टमक की जो दीवार होती है, यानी अब आप हिस्टोलॉजिकल का वीडियो देख लीजिए, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हिस्टोलॉजिकली द एलिमेंट्री कैनाल इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 लेयर्स, जिसमें से पहली लेयर बाहर से होती है सेरोसा, उसके बाद सेकेंड लेयर होती है मस्कुलारिस, ओके, सेरोसा मस्कुलारिस, देन सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो दूसरी जो लेयर है मस्कुलारिस, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 2 लेयर से बनी है, 2 मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, जिसमें हम देखते हैं कि एक होती है सर्कुलर स्मूथ मसल, जैसी एक होती है सर्कुलर स्मूथ मसल और दूसरी होती है लॉन्जिट्यूडनल मसल, ओके। तो यहाँ पर 2 लेयर है सब में, शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन स्टमक ही एक ऐसा है जहाँ पर 2 के बजाय 3 लेयर है। एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, वो होती है ऑब्लिक लेयर, ऑब्लिक मसल्स की लेयर है, इसलिए यहाँ पर दीवार काफ़ी मजबूत बनाई गई है। द वॉल इज़ वेरी थिक मसल से बनी हुई, इसलिए चर्निंग प्रोसेस यहाँ बड़े अच्छे से कराया जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, 4 से 5 घंटे तक। तो टर्निंग मूवमेंट की वजह से जो फूड होता है वो कन्वर्ट कराने का काम किया जा रहा है। हर बार याद रखना डेफिनेशन डाइजेशन की, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, नॉन एब्जॉर्बेबल टू एब्जॉर्बेबल, नॉन डिफिजिबल टू डिफिजिबल फॉर्म, ये हर जगह काम कराया जा रहा। कहीं पर चर्निंग यानी मैकेनिकल प्रोसेस से कराया जा रहा, तो कहीं पर केमिकल्स की मदद से कराया जा रहा। तो यहाँ पर फूड को ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। साथ ही साथ स्टमक के अंदर के जो म्यूकोसा के ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। देखो पेट को गैस्ट्रिक जूस कहा गया, तो ऑटोमेटिकली फूड को दबाकर टुकड़े भी कराए जा रहे हैं और प्लस उसके सिक्रीशन से उसको मिलाया भी जा रहा है। स्टमक के अंदर की, जैसे कि ऑलरेडी हमने बोले कि द स्टमक हिस्टोलॉजिकली हम देखते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ द पहली लेयर सेरोसा, उसके बाद सेकेंड लेयर होती है मस्कुलारिस, थर्ड लेयर होती है सब म्यूकोसा एंड द फोर्थ लेयर इज़ अ म्यूकोसा। जैसे जूम कर थोड़ा और उसको क्लोजअप में आपको दिखा देते हैं। ये पहली लेयर सेरोसा है, सिंपल होती है कनेक्टिव टिश्यू से। मस्कुलारिस वाली लेयर जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ द मसल्स। यहाँ पर 3 टाइप के लेयर है मसल्स के, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद सब म्यूकोसा जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ होते हैं। और लास्ट लेयर जो होती है सबसे अंदर की, जिसे म्यूकोसा कहते हैं, म्यूकोसा की ये लेयर है देखिए, जिसके ऊपर जो कई सेल्स को अरेंज कराएगा। ये देखिए, इसको हम जूम करेंगे तो इट्स कई सेल्स लगाए गए। उसमें से अगर एक इतना ही टुकड़ा जो दिख रहा है बॉक्स आपको, इतने ही पीस को अगर हम बड़ा कर देगा तो ये कई सेल्स लगाए गए हैं। सो द म्यूकोसा जो लेयर होती है स्टमक की, इसके अंदर कई सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं। अब देखो याद रखो, स्टमक को गैस्ट्रो यानी गैस्ट्रिक, स्टमक की ग्लैंड को गैस्ट्रिक ग्लैंड का, तो यहाँ पर कई लेयर्स है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, सिक्रेटरी सेल्स ऑफ वगैरह। हर ग्लैंड के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग 3 टाइप के सेल्स हमको देखने को मिलते हैं। कुछ सेल्स जिसे म्यूकस सेल कहा जाता है, जो कि यहाँ हमको देखने को मिलेगा म्यूकस सिक्रीशन का काम करते, ये देखिए म्यूकस सेल्स। दूसरे कुछ सेल्स हैं जिन्हें चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल कहा जाता है,
ये भी कुछ सिक्रीशन करते, चीफ सेल या पेप्टिक सेल, दीज आर द चीफ सेल्स। देखिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीफ सेल पेप्टिक, ओके, या पेप्टिक सेल। एंड द थर्ड सेल जिसे पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, दीज आर द पैराइटल सेल। देखिए यहाँ पर एक कम है रिलेशन नंबर, दिख रहा है आपको, ये तीनों का अलग अलग सिक्रीशन। अब हम वन बाय वन देखेंगे। म्यूकस सेल का काम है म्यूकस को सिक्रेट करना। म्यूकस क्या है? एक स्टिकी सब्सटेंस जो कि लुब्रिकेट करता है, प्रोटेक्ट करता है वो। तो म्यूकस के बाद दूसरी जो सेल है दैट इज़ द पेप्टिक सेल, जिसे हम पेप्टिक सेल, जैसे कि पैराइटल सेल भी कह रहे हैं। दिस पेप्टिक सेल का काम है टू सिक्रेट एक प्रो एंजाइम। अब याद रखें यहाँ पर एंजाइम नहीं कहा, प्रो का। प्रो माना एंजाइम, एक्चुअल एंजाइम बनने से पहले का स्टेज, यानी अभी एक्टिव एंजाइम बनने से पहले इनएक्टिव स्टेज होती है या इनएक्टिव फॉर्म होता है, जिसे पेप्सिनोजीन। तो अब यहाँ रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इनएक्टिव पेप्सिनोजीन बनता है। यहाँ देख रहे हैं आपको, ये बना है इनएक्टिव पेप्सिनोजीन बना है। कौन सी सेल बना रही है? ये सेल, ओके, सॉरी दिस वन चीफ सेल। देन द पैराइटल सेल्स, ये वाली, ये पैराइटल सेल जो होते हैं ये सिक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं ना अक्सर आप बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई। ये एसिड लेवल जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है तब वहाँ पर हम बोलते हैं कि एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। ये एसिड सिक्रेट करने वाले सेल्स जो होते हैं ये ज़्यादा पैराइटल सेल्स, ओके। जस्ट यहाँ देख लीजिए, ये जो सेल्स है चीफ सेल, ये सिक्रेट कर रहे हैं पेप्सिनोजीन को, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। और ये जो पैराइटल सेल है ये सिक्रेट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। प्लस इसके अलावा एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, अंदरूनी एक फैक्टर होता है जो कि ज़रूरी होता है, नीड करता है। जब विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना है तो वहाँ पर वो इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है, वो भी पैराइटल सेल सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो अब सिक्रीशन कौन से सेल का? एक तो म्यूकस हुआ, दूसरा चीफ सेल का पेप्सिनोजीन का हुआ, और पैराइटल सेल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस इंट्रिंसिक। ये सिक्रीशंस जो होते हैं, तो ये सबको मिलाकर हम कॉमनली पेट के सिक्रीशन यानी गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जिसे हम जूस कह रहे हैं, सबको मिलाकर एक जूस तैयार होगा, मिक्स जूस, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कह रहे हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है फिर? जस्ट हैव अ लुक हियर। द गैस्ट्रिक जूस इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस, जिसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम जैसे पेप्सिनोजीन होता है, और प्लस इट इज हैविंग द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के लिए डाइजेस्ट करने को ज़रूरी होता है। देन इसमें जो सिक्रीशन है अलग अलग, पहला सिक्रीशन जिसे हम कह रहे हैं म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम होता है स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है जिसमें HCl सिक्रेट किया। अब HCl जो है तो सेल को नुकसान कर सकता है, अंदर के सेल्स को वो रप्ट कर सकता है, इसलिए इरोड कर सकता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्रीशन होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। तो व्हाट इज द फंक्शन? ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ओके, जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है उससे बचाने के लिए। देन HCl क्या करता है? चलो HCl से तो इसको बचाने का म्यूकस कर रहा है, तो ये एक्चुअली HCl जो है फूड को एसिडिक कराता है, यानी अंदर का जो मीडियम है, जो pH है, उसको चेंज कर एसिडिक pH हो जाता है, जिसकी वजह से राल के अंदर सलाइवा का जो अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज, वो अल्कलाइन नेचर का था। उस अल्कलाइन नेचर को कन्वर्ट कर एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कराता है, जिसकी वजह से वो सलाइवरी अमाइलेज का जो एक्शन है वो रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सलाइवरी अमाइलेज ये एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता, यहाँ पर pH जो है वो बेसिक होना चाहिए। देन HCl दूसरा काम, खाने के साथ, पानी के साथ अगर कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म्स एंटर करते हैं तो उन बैक्टीरियाज को या उन जर्म्स को ये मार दिया जाता है, क्योंकि HCl काफ़ी पावरफुल होता है, तो उनकी सेल वॉल को वो लाइटिक एक्टिविटी से फोड़ देता है, उससे वो फिनिश हो जाते हैं। देन इनएक्टिव प्रोटीन जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजीन जो बनाया जा रहा है, तो पेप्सिनोजीन को भी एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है। तो एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ये एसिड काम करता है, एसिडिक मीडियम काम करता है। तो एसिडिक मीडियम जो कि 1.8 pH हो जाता है, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द पेप्सिन,
सिर्फ यहाँ पर पेप्सिनोजीन है ना, या OGEN, ये निकल कर रहेगा कि यहाँ पर पेप्सिन। अब यहाँ याद रखना एक एक्टिव एंजाइम तैयार हो गया और वो HCl की वजह से हुआ। देन इन प्रेजेंस ऑफ द पेप्सिन, अभी पेप्सिन करता तो भी क्या है, इसको कन्वर्ट करना, इसको बनाना क्यों ज़रूरी था। पेप्सिन वहाँ पर करता है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, जो पेप्सिन जो प्रोटीन्स होते हैं फूड में वो कन्वर्ट किए जाते हैं एक सिंपल फॉर्म में, जिसे पेप्टोन्स या प्रोटीओजेस कहते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। सो क्या कन्वर्ट किया जा रहा, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू द पेप्टोन एंड प्रोटीओजेस बाय यूजिंग पेप्सिन। ओके, देन अब एक इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूसेस जो कि म्यूकस है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनएक्टिव प्रोटीन पेप्सिनोजीन है और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर। लेकिन छोटे जो बच्चे होते इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा, इन सिक्रीशन के अलावा उनके अंदर एक्स्ट्रा सिक्रीशन होता है जिसका नाम है रेनाइन, या जिसे काइमोसिन भी कहते हैं। ये एडल्ट में नहीं होता है, सिर्फ बच्चों के स्टमक में होता है। ये रेनाइन करता क्या है, रेनाइन एक ऐसा केमिकल है जो कि अपना एक्ट यानी अपना असर, एक रिएक्शन कराता है इसको केसीन पर। केसीन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द प्रोटीन विच इज़ फाउंड इन द मिल्क, मिल्क के अंदर पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, उसे केसीन कहते हैं। तो ये उस केसीन को कर्डलिंग कराता है। ओके, और बाद में कर्डलिंग होने के बाद इट हेल्प्स विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम, कर्डलिंग हो जाता है, और कर्डलिंग होने के बाद फिर वो मिल्क को कोआगुलेट कर जमा कर वो दही जैसा बन जाता है, मिल्क फूटता है और दही जैसा बन जाता है, और बाद में फिर उसको पेप्सिन की मदद से डाइजेस्ट कराया जाता है। देखो फिर डाइजेशन कैसा कराया जा रहा है बच्चों के अंदर, पहले वो जो दूध बच्चा पी रहा है उसको कर्डलिंग कराया जाता, यानी दही में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम, और वो कोआगुलेटेड मिल्क को बाद में डाइजेस्ट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पेप्सिन। तो पेप्सिन यहाँ डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराती है। लेकिन ये रेनिन इज़ एब्सेंट इन एडल्ट के अंदर सिक्रेशन नहीं किया जाता, क्योंकि दे आर ईटिंग डिफरेंट फूड, और छोटे बच्चे अक्सर मिल्क, ये प्रोटीन ज़्यादा होता है डाइट में, इसलिए उनके अंदर ये सिक्रेशन होता है। देन वी हैव सीन स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो जैसी डाइजेशन यानी पेट के अंदर डाइजेशन एंड हो जाता है, यानी केमिकल्स मिलाए जाते हैं, पेट दबा कर उसको चर्निंग मूवमेंट से और केमिकल से कन्वर्ट किया जाता है। फाइनली जब डाइजेशन एंड हो जाता है स्टमक के अंदर, तो फाइनली वो जो बचा हुआ होता है तैयार हो जाता है, वो एक सेमी फ्लूइड एसिडिक नेचर का स्ट्रक्चर, एक फूड तैयार होता है जो कि पूरी तरह से नहीं, पार्शियली डाइजेस्टेड। Digested means converted into complex to simple, non-absorbable to absorbable, non-diffusible to diffusible form, और फाइनली जो सेमी फ्लूइड, ना पूरी तरह से सूखा है ना पूरी तरह से लिक्विड है, एक सेमी फ्लूइड का फूड बनता है जो कि स्टमक में होता है, उसे आप कहते हैं काइम। और दिस इज़ अ काइम स्टमक के अंदर। अब इसके आगे का काम पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, अब फुल्ली डाइजेस्ट करने का काम आगे के कंपार्टमेंट में किया जाता है। अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट कंपार्टमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, द नेक्स्ट कंपार्टमेंट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये जो काइम होता है, इट इज़ पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता। एंड वी नो डेट स्टमक के अंदर दो स्पिंक्टर्स होते हैं, एक स्पिंक्टर जो कि यहाँ पर लगाया गया जिसे हम कहते हैं कार्डिक स्पिंक्टर, और दूसरा एंड पर होता है जहाँ पर उसे कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंक्टर खुलता है और वो स्पिंक्टर काइम को आगे फॉरवर्ड करता है, आगे जिसमें फॉरवर्ड किया जाता है उसे कहते हैं डिओडिनम। ओके, जस्ट सी हियर, ये फूड है, ये काइम तैयार होगा, काइम यहाँ से एग्जिट होगा, एग्जिट होने के लिए स्पिंक्टर चाहिए, स्पिंक्टर होता है जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये जब खुलेगा तो फूड आगे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग पॉइंट जो कि 25 से 26 सेंटीमीटर का होता है, सी शेप्ड होता है, डिओडिनम कहते हैं। यानी नाउ वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द डिओडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। सो बिफोर मूविंग टू दिस यू शुड रिमेंबर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जो रिमेंबर ऑलवेज।
दैट फूड रिमेन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इन अ माउथ, यानी बक्कल कैविटी के अंदर कुछ ही जब तक आप चबा रहे उतनी ही देर तक होता है। लेकिन सलाइवा का जो अंदर फूड को मिक्स कराया जाता है वो सलाइवरी अमाइलेज फूड वहाँ से निकलने के बाद 15 से 30 मिनट तक, यानी ऑलमोस्ट 15 to 30 मिनट्स वो अपना एक्शन करता है, तब तक जब तक कि पेट के जूसेस यानी गैस्ट्रिक जूसेस में जब तक वो बोलस या चर्निंग मूवमेंट के साथ मिक्स नहीं होता, यानी तब तक ये 15 से 30 मिनट तक ये गैस्ट्रिक सलाइवरी अमाइलेज अपना इफेक्ट करता है। अब ये पॉइंट क्यों बताया जा रहा है पे, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग बार बार थूकने की आदत या बार बार कुछ जो टोबैको या फिर गुटखा, तो जो सलाइवा का सिक्रीशन है वो वहाँ पर लॉस कर रहे हैं। इसकी वजह से इनिशियल जो फूड का डाइजेशन होता है वो वहाँ लॉस हो रहा है, और जब फूड जा रहा है स्टमक में तो वहाँ पर जो इनिशियल स्टेज ऑफ 30% का कन्वर्जन है वो नहीं हो पाता है। Then one more thing you have to remember, you have to know that what is the lactose intolerance. अब आपको पता होना चाहिए कि what is the lactose and what is the intolerance. अभी intolerance कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं होना, अब इससे ज़्यादा उसको बर्दाश्त नहीं करना। किसको बर्दाश्त नहीं करना? लैक्टोज को। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज़ नथिंग बट वन ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन अ मिल्क, यानी दूध के अंदर जो मिठास पाई जाती है, जिसके जैसे मिठास होती है वो शुगर का नाम होता है, जिसे लैक्टोज कहते हैं। एक नेचुरल शुगर इज प्रेजेंट। व्हाट इज इनएबिलिटी इंटॉलरेंस? की इनएबिलिटी टू ब्रेक डाउन दिस शुगर, यानी जो मिल्क के अंदर की शुगर अगर उसको तोड़ने में काम नहीं होता है, इनएबिलिटी होती है, दैन दैट इज कॉल्ड द इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज हाँ होती क्या है? लैक्टोज एक ऐसी शुगर है जो कि जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स में हमको देखने को मिलती है, जैसे कि मिल्क के अंदर होती है, बाद में दही के अंदर भी होती है। ओके, मिल्क में भी है, दही में भी है। अब इंटॉलरेंस होता क्या है कि एक्चुअली जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी अभी जो अभी हम पढ़ने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, उस एंजाइम का नाम है लैक्टेज एंजाइम। यह डाइजेस्ट कराता है, कन्वर्ट करा जाता है एक लैक्टोज को सिंपल फॉर्म में। लेकिन ये करने के लिए इस केमिकल का सिक्रेशन सही कॉन्सेंट्रेशन में, सही क्वांटिटी में बनना चाहिए, और ये बनता नहीं है, जिसकी वजह से इनफ क्वांटिटी ना होने से कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज ना होने को ही इंटॉलरेंस ऑफ लैक्टोज कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज हाउ बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म। बाइल किसे कहते हैं? बाइल पिगमेंट कहते हैं, बाइल पिगमेंट्स लीवर के सिक्रीशन के अंदर होता है। बाइल पिगमेंट्स क्या है? बाइल पिगमेंट्स बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ पॉर्फिरिन रिंग। ये रिंग के टूटने से, इसके ख़राब होने से बनता है। ये है वो रिंग का स्ट्रक्चर है, अपनी तरफ कॉन्सेंट्रेट करें। दिस इज़ द कंप्लीट रिंग कॉल्ड द पॉर्फिरिन रिंग। और पॉर्फिरिन रिंग में आप देखते हैं कि ये एक वाला स्ट्रक्चर जैसे हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक वाला, ये दूसरा वाला, ये थर्ड वन, एंड दिस इज़ द फोर्थ वन। ये है वो, हर एक ऐसे 4 रिंग लगाए गए, हर एक रिंग को पायरॉल कहते हैं। ये 4 पायरॉल जब लगते हैं तब वहाँ पर ओके, ये जब 4 पायरॉल लगते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये 4 पायरॉल रिंग लगने के बाद वहाँ पर टेट्रा पायरॉल जिसे कहेंगे, एक रिंग बन गया जिसे परफोरिन रिंग कहते हैं, जिसमें बीच में सेंटर में आयन लगा गया Fe। ये स्ट्रक्चर है एक रिंग का, जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन कहते हैं ना। हेमोग्लोबिन में का जो ग्लोबिन 2 पार्ट है, हेम एंड ग्लोबिन, तो ये हेम वाला पार्ट है, ग्लोबिन यानी प्रोटीन। तो ये हेम का स्ट्रक्चर है जिसको डिकम्पोज किया जाता है। इसके कंपोज मतलब ये जैसा बना हुआ है, इसके कंपोजिशन को तोड़ा जाएगा, डिकम्पोजिशन किया जाएगा। जैसे ही तोड़ा जाता है तो कचरा निकलता है जिसे हम कहते हैं पिगमेंट बाइलोरुबिन। ये पिगमेंट है बाइल पिगमेंट, बाइलोरुबिन। तो बाइलोरुबिन एक ब्राउनिश येलो कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को जो बॉडी से बाहर निकलता है एनस से, उसको कलर किया जाता है। ये है वो फेंट येलो कलर्ड पिगमेंट, ब्राउनिश येलो, जिसकी वजह से हमारे अनडाइजेस्टेड फूड या फीकल मैटर का कलर होता है। लेकिन ये होता कब है, ये बनता कब है? जब हमारे बॉडी के
आरबीसीज। अब ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जब आरबीसीज एक आरबीसी बनती है तो एक आरबीसी को पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराया जाता और 120 दिन होने के बाद, उसकी लाइफ कंप्लीट होने के बाद उसको लीवर के अंदर पहुंचाया जाता, जहां पर कुफ्फर सेल्स होते हैं। वो कुफ्फर सेल उसको आरबीसी को तोड़ते हैं। ब्रेक करने के बाद वहाँ पर उसमें से दो चीज़ें निकलती, एक होती है ग्लोबिन और एक होता है हेम। यह है वो हेम का मॉलिक्यूल जिसे डिकम्पोज कराया जाता। ऐसे पायरोल के रिंग टूट टूट कर निकल जाते हैं और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर तैयार होता, कचरा वेस्ट है जिसे बाइलोरुबिन पिगमेंट कहते हैं। ओके, सो बाइल पिगमेंट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं। देन नाउ विल स्विच कंटिन्यू द डाइजेशन का प्रोसेस, जहाँ हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर चुके। हमने फूड कहाँ देखे, पहले स्टमक में आया, स्टमक से नाउ द फूड जो काइन की सेमी फ्लूइड एसिडिक था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर लिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड दो, जैसा कि हम स्टार्टिंग में देख रहे कि मैकेनिकल प्रोसेस से हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहा, तो यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा पूरा केमिकल के ऊपर है। अलग अलग केमिकल, फाइनल जो डाइजेशन का काम किया जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और अलग अलग केमिकल्स यहाँ पर उसको कन्वर्ट करने में यूज़ किए जाते हैं। केमिकल्स किसके किसके हैं, लीवर के केमिकल्स होते हैं जो कि यहाँ पर उसको सीक्रेट कर कर लीवर से यहाँ छोड़ा जाता है। लीवर के केमिकल्स को हम कहते हैं बाइल जूस, जो कि यहाँ उसको यूज़ किया जा रहा, छोड़ा जा रहा, ये हो गया बाइल जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। दूसरा हम देखते हैं कि पैंक्रियास से कुछ जूसेस निकलते हैं और ये इसको भी छोड़ा जाता है, जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ये दोनों को कॉमन डक्ट से जोड़ा जाता है। यहाँ देखिए कॉमन डक्ट, ये आ गया यहाँ पर, ये एंटर कर लिया स्मॉल, ये अभी आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की म्यूकोसल लेयर खुद अपनी सिक्रीशन करती है, तो इसे कहते हैं इंटेस्टाइन का जूस। तो 3 जूस हो गए यहाँ पर, इंटेस्टाइन का खुद का, इंटेस्टाइन का खुद का जूस जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, बाद में लीवर से आने वाला सिक्रीशन जो गॉल ब्लैडर से निकल कर यहाँ लाया जाता, इसे कहते हैं बाइल जूस, बाद में पैंक्रियास का आने वाला जूस पैंक्रियाटिक जूस। ओके, ये तीनों स्टमक से आए हुए फूड जो कि काइम होता है, उस काइम में ये मिक्स हो जाते हैं। अब देखो यहाँ फूड कैसा था, HCl की वजह से एसिडिक था। अब यहाँ जैसी फूड आता, इसका pH फिर चेंज कराया जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ होती है, ज़्यादा चर्निंग मूवमेंट जैसा नहीं है, स्ट्रिक्ट ज़्यादा काम तो नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम काम जो हो तो एसिड या केमिकल से किया जा रहा, सॉरी नॉट एसिड, डिफरेंट एंजाइम से किया जा रहा, जूसेस से किया जा रहा। यहाँ पर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। मस्कुलर लेयर्स जो है तो उस जूसेस को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स कराने में हेल्प कराती है काइन। ओके, पहला सिक्रीशन हम देखने वाले बाइल का सिक्रीशन। ये बाइल का सिक्रीशन और प्लस इस पैंक्रियासिस का सिक्रीशन, ये दोनों को लाकर एक कॉमन डक्ट से, जिसे हम कहते हैं हिपैटो, मतलब ये आ गया हिपैटो और ये आ गया पैंक्रियाटिक, ये दोनों के डक्ट से जो सी है देखिए यहाँ पर, ये इसे कहते हैं हिपैटो क्योंकि लीवर से आ रहा है, दिस इज द पैंक्रियाटिक, दोनों जुड़ गए, कॉमन हो गया और वहाँ स्पिंक्टर से उसको अंदर रिलीज किया जाता है। दोनों के सिक्रीशन में से पहला जो सिक्रीशन हम देख रहे हैं, कौन सा सिक्रीशन पहला देख रहे हैं हम, देखते हैं बाइल का सिक्रीशन है पैंक्रियास। तो नंबर 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द सिक्रीशन ऑफ अ बाइल जूस। बाइल जो जूस होता है, जनरली द बाइल जूस इज अ डार्क ग्रीन कलर्ड फ्लूइड, इट इज़ अ डार्क ग्रीन। ये डार्क ग्रीन कलर जो फ्लूइड होता है, इसमें होते क्या है, इसके अंदर 2 पिगमेंट्स है। अभी हमने देखे पिगमेंट कैसे बनते हैं, पिगमेंट है बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन, ये दोनों पिगमेंट्स पाए गए उस जूस के अंदर। प्लस उसके अंदर कुछ साल्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं बाइल सॉल्ट। कौन सा है, सोडियम ग्लाइकोलेट एक है और सोडियम टोरोकोलेट है। ओके, ये दोनों सॉल्ट्स भी बाइल सॉल्ट्स जिसे हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट, प्लस दे आर हैविंग द कोलेस्ट्रॉल, प्लस दे आर हैविंग द फॉस्फोलिपिड्स। ये बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, ये चारों का सिक्रीशन को मिलाकर हम बोलते हैं यहाँ से जो रिलीज किया जाता है उसे कहते हैं बाइल जूस। ओके, 4 सिक्रीशन याद रखना इसके अंदर।
बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता डाइजेस्ट कराने वाला। याद रखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन कि बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। ओके, देन अब जैसे कि पेट के अंदर का जो फूड था जिसे हम पार्शियल डाइजेस्टेड, जैसे एक काइम जिसे हम कहते हैं, जो कि एसिडिक नेचर था, जैसे ही इसमें एंटर करता है डिओडिनम में, तो उस एसिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे जो एंजाइम्स है वो यहाँ एसिड में काम नहीं करते, उनको अल्कलाइन करना है, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं ये बाइल के सॉल्ट्स। ओके, ये बाइल सॉल्ट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द काइम एंड मेक इट अल्कलाइन इन नेचर। देन बाइल के अंदर एक प्रोसेस, बाइल जूस काम कराता है emulsification of the fat. Just see the how is the emulsification of the fat कराता है, plus it also activates the lipase enzyme, लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम को भी एक्टिवेट करा। देखिए सिक्रीशन आ गया पेट के अंदर का, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो लिपिड मॉलिक्यूल को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कराता है। देखो, दिस आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड दिस आर द जिसे हम इमल्सिफाइड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कराने का काम करा। ये आगे हम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले कि क्या प्रोसेस होता है। तो याद रखना है पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे कन्वर्ट कराया जा रहा है। कौन करा रहा है? बाइल जूस। लेकिन इसके अंदर कोई एंजाइम है कि नहीं, ये दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट कराता है, वो एंजाइम का नाम है लाइपेज। और ये लाइपेज चाप एंजाइम लगता है लिपिड को ब्रेक करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। देन बाइल जूस के जो पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स का काम होता है जस्ट टू गिव द कलर टू द फीकल मैटर। अनडाइजेस्टेड फूड को जो कलर देने का काम किया जाता है वो भी ये पिगमेंट्स काम करते हैं। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सिक्रीशन इज द पैंक्रेटिक जूस। तो पैंक्रेटिक जूस में क्या क्या होता है, पैंक्रेटिक जूस किन किन चीज़ों से मिलकर तैयार हो रहा है? पैंक्रेटिक जूस में सबसे ज़्यादा एंजाइम्स हमको देखने को मिलेंगे। द पैंक्रेटिक जूस इज हैविंग द अमाइलेज एंजाइम। देखो हमने देखे थे स्टार्टिंग में सलाइवरी अमाइलेज, यानी 30% जो स्टार्च कन्वर्ट किया गया था, अब बचा हुआ ये अमाइलेज करेंगे। दूसरा हम देख रहे हैं लाइपेज एंजाइम, हमने एक्टिवेट बाइल कर रहा है लेकिन एक्चुअल सिक्रीशन ये करता है। बाद में इनएक्टिव कुछ एंजाइम्स है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजिन एंड कीमोट्रिप्सिनोजिन। पहले हमने देखे थे पेप्सिनोजिन स्टमक में, यहाँ क्या देख रहे हैं? ट्रिप्सिनोजिन एंड कीमोट्रिप्सिनोजिन। सो याद रखो यहाँ पर अमाइलेज, लाइपेसेस, ट्रिप्स इनएक्टिव फॉर्म्स ट्रिप्सिनोजिन एंड कीमोट्रिप्सिनोजिन। पैंक्रेटिक जूस के अंदर और एक एंजाइम होता है जिसका नाम न्यूक्लियस है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। इट हेल्प्स टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू द सिंपल फॉर्म। उसके छोटे छोटे फॉर्म्स कैसे होते हैं हम देखने वाले आगे। 10 डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली हेल्प्स मोस्टली द सिक्रीशन विच इज डन बाय द म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसल लेयर जो होती है, यानी जो इसकी जो इनर लेयर है, चौथी जो लेयर होती है, वो अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करती है, जिसमें से जस्ट वी कैन सी द गोबलेट सेल्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कि इनर लेयर, ये सेरोसा है, ये मस्कुलारिस, देन दिस सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये म्यूकोसा के ऊपर के अगर लेयर को हम देखते हैं तो दे आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट सिक्रेटरी सेल। ये सिक्रेटरी सेल में से द सम सेल दे आर सिक्रेटिंग द म्यूकस, म्यूकस सिक्रेट करने वाले होते हैं। म्यूकस और इंटेस्टाइनल एंजाइम, ये दोनों मिलाकर अलग अलग इंटेस्टाइन के एंजाइम्स में, याद रखना, हमने पैंक्रियास के एंजाइम को देखे, हमने बाइल के सिक्रीशन को देखे, अब हम देख रहे हैं इंटेस्टाइन की खुद की दीवार के सिक्रीशन, जिसके अंदर अलग अलग एंजाइम जैसे कि डायपेप्टिडेज है, इसके अंदर भी लिपिड को सिक्रेट तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेजेस है एंड डाइसैकराइड्स। ये अलग अलग इंटेस्टाइन के जूसेस हैं जो अलग अलग एंजाइम से बनाए गए। तो अब याद रखना इंटेस्टाइनल जूस में क्या है, एक तो म्यूकस है प्लस ये अलग अलग एंजाइम्स हैं, इन सब को मिलाकर हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस, यानी जूस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दोनों भी पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पाए जाने वाला
और इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाला जो लाइपेज वाला एंजाइम है, ये शुरुआत में फैट को कन्वर्ट करता है इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड्स। क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कराने में यूज़ कराया जा रहा है। देखो हमने देखे लीवर से सिक्रीशन निकला बाइल, जहाँ पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराया जा रहा है, यानी फैट को कन्वर्ट कराया जा रहा है। यहाँ पर भी पैंक्रियास का भी सिक्रीशन और इंटेस्टाइन का लाइपेज एंजाइम ये भी काम करा रहे, वही फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड्स। अब डाइग्लिसराइड्स को बाद में कन्वर्ट कराने के बाद वो कन्वर्ट कराया जाता है मोनोग्लिसराइड, यानी डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। ये कराया जाता है बाय रिमूवल ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम द ग्लिसरॉल से। ये प्रोसेस केमिकल प्रोसेसेस किया जा रहा है। देन म्यूकस जो इंटेस्टाइन की लेयर खुद उसकी लेयर सिक्रीट कर रही है, म्यूकोसल सेल्स गोबलेट सेल्स कर रहे हैं, एंड प्लस द बाइकार्बोनेट्स जो कि पैंक्रेटिक जूस के अंदर होते हैं, ये दोनों मिलकर म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट ये प्रोटेक्ट करते इंटेस्टिनल म्यूकोसा की लेयर को प्रोटेक्शन कराना पड़ता है। प्लस ये भी अल्कलाइन मीडियम देते हैं फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। देखो हमने देखे कि बाइल सॉल्ट की वजह से काइम जो एसिडिक था वो अल्कलाइन हुआ, प्लस यहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन और पैंक्रियास की भी सिक्रीशन उस अल्कलाइन मीडियम को एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि एक्शन ऑफ एंजाइम इज डन ओनली इन द अल्कलाइन मीडियम। देन म्यूकोसा की नीचे की जो लेयर होती है जिसे हम सब म्यूकोसा कहते हैं, वहाँ पर कुछ सेल्स है ग्लैंडुलर सेल जिसे कहते हैं ब्रूनर्स सेल, जस्ट यू कैन सी हियर दीज आर द ब्रूनर सेल्स। ये ब्रूनर ग्लैंड्स है। ये ब्रूनर ग्लैंड्स हेल्प कराते हैं इन द एक्शन ऑफ गॉबलेट सेल। अब गॉबलेट सेल का काम क्या है, म्यूकस सिक्रीशन, तो ये गॉबलेट सेल को सिक्रीट करने में हेल्प कराते हैं। पूरा मैक्सिमम बचा हुआ जो डाइजेशन था पार्शियली तो स्टमक तो हुआ, द मोस्ट ऑफ द डाइजेशन गेट्स ओवर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं पर कंप्लीट कराया जाता है। नाउ सम इम्पोर्टेंट या सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आर हियर, जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट कि अगर किसी के अंदर पैंक्रियास को हेल्दी रखना है, हाउ कैन वी कीप द पैंक्रियास हेल्दी। सो देयर आर द सम टिप्स। एक तो बैलेंस डाइट हमने खाना चाहिए, और ऐसा फूड जिसमें बहुत कम फैट हो, लो फैट हो, बिल्कुल ज़ीरो नहीं करें, लो फैट है। एंड वी हैव टू यूज़ द होल ग्रेन्स, ज़्यादातर होल ग्रेन्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाना चाहिए प्रायोरिटी। देन मेंटेन द हेल्दी वेट एंड एक्सरसाइज। अब हेल्दी वेट तो एक्सरसाइज से ऑटोमेटिकली वेट बैलेंस किया जाता है। तीसरी चीज़ जो हमको पैंक्रियास हेल्दी रखना है कि दैट शुड बी द लिमिट ऑफ द कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल, कि एक तो अल्कोहल कंजप्शन होना ही नहीं चाहिए, अगर इफ़ यू आर टेकिंग दैट शुड बी इन अ लिमिट। देन अब क्योंकि क्या होता है कि अल्कोहल की वजह से देर आर द मोर चांसेस, रिस्की चांसेस कि आपके पैंक्रियास को स्वेलिंग हो या पैंक्रियास के अंदर कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। तो दैट्स वाई यू हैव टू चेक द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। देन अवॉइड द स्मोकिंग। यह कुछ आदतें, टिप्स जिसकी वजह से आपका पैंक्रियास हेल्दी हो सकता है। अब कभी आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स या कोई इंसान बिना पैंक्रियास के ज़िंदा रह सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल रह सकता है। देखिए कुछ इसके बारे में। ऐसा हम समझते हैं कि अब हमने पैंक्रियास को एक इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह उसको हम समझते हैं, डाइजेशन कराने में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्लस इसके साथ ही साथ इसके अंदर हमने देखे कि 2 टाइप के एंजाइम सिक्रेट किए, तो ऐसे 3 टाइप के हार्मोन, सॉरी नॉट एंजाइम, 3 अलग अलग हार्मोन सिक्रेट कराए जाते हैं, जिसमें से 2 मेन जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन ब्लड के शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, यानी डाइजेशन तो करा रहा है, प्लस ये 2 इम्पोर्टेंट काम हार्मोन्स भी कर रहे हैं जो कि शुगर लेवल ऑफ द ब्लड इज मेंटेनिंग। अगर हम इसे एक ऑर्गन की तरह इम्पोर्टेंस देते हैं, तो जैसे कि हार्ट है, तो हम मान लेंगे कि वो अगर ये ऑर्गन है, अगर हार्ट जैसा काम कर रहा है, अगर हार्ट निकाल दो या हार्ट का ख़राब हो गया तो वो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। वैसे अगर हम इसको भी उतना इम्पोर्टेंस देते हैं तो यहाँ पर इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव, बट लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंसिडर द पैंक्रियास एज द हार्ट, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि द पर्सन कैन लिव विदाउट द पैंक्रियास, पैंक्रियास के बिना जिंदा रह सकता है। क्यों होता है?
क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में इतनी इम्प्रूवमेंट और इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आज पैंक्रियास जितना इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सिक्रेट कर रहा है उससे ज़्यादा मेंटेन किया जा सकता, आर्टिफिशियली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हम, और बहुत ज़्यादा पैंक्रियास आर्टिफिशियली देकर उसको बैलेंस किया। यानी अगर पैंक्रियास के सिक्रीशन नहीं हो रहे, पैंक्रियास नहीं है, हम आर्टिफिशियली उसको इंजेक्शन देकर इंजेक्टेबल फॉर्म में या जो भी फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग हार्मोन्स को उसको ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन पैंक्रियाज में अगर कोई प्रॉब्लम जैसे कि पैंक्रेटिक कैंसर होता है या कोई पैंक्रेटिक डिसीज़ होते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे कंडीशन में वहाँ पर पैंक्रियोएक्टोमी कराई जाती है या कट कराया जाता है। पार्शियल पैंक्रियास को टुकड़ा कट कर कर सर्जरी से निकाला जाता है, या फिर कभी कभार पूरा पैंक्रियास को निकालना भी पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो टोटल पैंक्रियोएक्टोमी भी कराना पड़ता है। और ऐसे पेशेंट को हम फील्ड डिफेक्ट कहते हैं जिसके अंदर पूरा पैंक्रियास में कैंसर होने का डर है, थोड़े से पे था फैलने का डर है, तो वहाँ पूरा कट कर कर निकालना पड़ता है। तब ऐसा पेशेंट या ऐसा ह्यूमन जिसके अंदर से पैंक्रियास विथ रीज़न, कैंसर का रीज़न है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसको निकाल कर कट कर कर फेंक दो तो वो इंसान मरता नहीं, उसको ज़िंदा रहने के लिए आर्टिफिशियली हम ये सारी चीज़ें बैलेंस करा सकते हैं। नाउ डू यू नो अबाउट व्हाई डू वी फील हंग्री? कभी आपने सोचा कि हमें भूख क्यों लगती है? हाउ लगती है, नहीं हाउ वी फील, नॉट लगती, हाउ वी फील। हमें कैसा पता चलता है कि हमको भूख लग गई? दिस इज द करेक्ट हियर। हमें कैसा पता चलता, हाउ वी फील? एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हार्मोन सिक्रेट किया जाता नाम है, दैट इज़ द ग्रेलिन। ये हार्मोन को सिक्रेट करते हैं स्टमक के सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के, पैंक्रियास के एंड ऑल्सो द ब्रेन। ये यूनानिमसली सब मिलकर सिक्रेशन करते हैं और इस हार्मोन को हंगर हार्मोन कहा जाता है, जिसकी वजह से एक एपिटाइट यानी भूख को ये स्टिमुलेट करता है एंड वी इंक्रीज द फूड इनटेक एंड promote the storage of the fat. This is the concept of feeling the hungry. Now we'll continue with the digestion in small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखे कि फाइनल डाइजेशन यहाँ ही कंप्लीट किया जा रहा। तो फाइनल डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूसेस से किया जा रहा, पाइल जूस से किया जा रहा, इंटेस्टाइन के जूस से किया जा रहा। ओके, अब हमने देखे पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स है, बाइल में तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है ही नहीं, सिर्फ वो प्रमोट कराता है, स्टिमुलेट कराता है। तो पैंक्रियाटिक जूस में जैसे कि अमाइलेज, अगर अमाइलेज वहाँ पर है, अगर आने वाला फूड ग्लाइकोजन या स्टार्च कॉम्प्लेक्स है, ये उसको कन्वर्ट कराता है इनटू द डाइसेक्राइड्स में। अगर वहाँ पर फूड आने वाला वो लिपिड है या फैट है, तो वो फैट को लाइपेज एंजाइम से कन्वर्ट कराया जाता है इनटू द सिंपल फॉर्म फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स में। ये किसका है? याद रखो, पैंक्रियास का लाइपेज है। देन हमने ये भी देखे कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म होते ट्रिप्सिनोजिन एंड कीमोट्रिप्सिनोजिन। ये कैसा होता है? ये ट्रिप्सिनोजिन जो है इनएक्टिव फॉर्म है, उसको कन्वर्ट कराया जाता है एक एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, जिसका नाम एंजाइम जिसमें है एंटेरोकाइनेज। सो एंटेरोकाइनेज की वजह से इसको कन्वर्ट कराया जाता है कि ऑलरेडी दैट वाज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन का एंटेरोकाइनेज एंजाइम पैंक्रियास के इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कराता है एक्टिव फॉर्म में। अब जैसी ट्रिप्सिन रेडी हो गया, तो ट्रिप्सिन का काम होता है टू कन्वर्ट द प्रोटीन एज वेल एज, प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीजेस प्लस पेप्टोन्स, इनको कन्वर्ट कराता है ट्रिप्सिन एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में। ये सबको जोड़ जोड़ कर एक पॉलीपेप्टाइड कन्वर्ट किया जाता है। इंटरेस्टिंग क्या है पर कि जो ट्रिप्सिन ने कन्वर्ट करा है पॉलीपेप्टाइड में, वही दूसरा भी काम कराता है कि वह कीमोट्रिप्सिनोजिन, वो एक इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव फॉर्म में करता है कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट। और यही कीमोट्रिप्सिन वो पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट कराता है इनटू द सिंपल फॉर्म डाइपेप्टाइड्स में। यानी देखिए कैसा कन्वर्ट किया जा रहा। सो दिस इज द कन्वर्जन डन बाय द कीमोट्रिप्सिन। हो गया एक्टिव फॉर्म। देन
पैंक्रियाटिक जूस में हमने और एक एंजाइम था जिसका नाम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर के प्रोडक्ट को तोड़ने वाला एंजाइम है, याद रखना। अब न्यूक्लियस में क्या है कि जनरली वी नो द न्यूक्लियस एसिड, न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए तो आरएनए। अब हम देखते हैं कि डीएनए का हम देखते हैं तो इट इज़ फॉर्म बाय द 3 कंपोनेंट्स। वन इज कॉल्ड एज अ राइबोस शुगर, ये होती है राइबोस शुगर। दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा होता है द नाइट्रोजन बेस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये शुगर और ये बेस लगता है, कनेक्ट होता है, तब एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियो। तो ये तीनों जब जुड़ते हैं उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर ये दोनों बनते हैं तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, याद रखना। तो न्यूक्लिक एसिड जिसमें ये तीनों कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, ये न्यूक्लियस एंजाइम से तोड़ा जाता है सिंपल फॉर्म में। ये हुआ एक टुकड़ा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड हो। डीएनए की एक लंबी चेन को तोड़कर छोटे छोटे बन गए न्यूक्लियोटाइड। लेकिन बाद में ये न्यूक्लियोटाइड को फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता बाय अनदर एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज, जिसमें ये ब्रेक कर रहा है। अब ब्रेक किसको कर रहा है? यहाँ से ब्रेक कर रहा है, याद रखना, ये यहाँ से ब्रेक कर रहा है। जैसे ये यहाँ से ब्रेक कर रहा है, जिसकी वजह से टूट कर क्या होगा, फॉस्फेट अलग होगा और ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड्स अलग हो गए। ओके, ये हो गया। अब तीसरा एंजाइम जो होता है ये न्यूक्लियोसाइड्स को यानी ब्रेक करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज, जिसमें अब इन दोनों को तोड़ा जाएगा। इसमें शुगर है और इसमें नाइट्रोजन बेस है, तो यहाँ पर शुगर अलग हो जाता है ना, सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर, यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में कन्वर्ट कराया जा रहा है। दिस इज द डाइजेशन। अब है बारी इंटेस्टाइन के अंदर के जूसेस में। अब इंटेस्टाइनल जूस में हम लाइपेज भी है, जो कि हमने डबल नहीं बता रहा, लाइपेज वही काम करा रहा है कन्वर्ट कराने का, फैट इनटू द फैटी एसिड एंड अ मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कराया जाता है। बाद में यहाँ पर भी फिर माल्टोस को कन्वर्ट एक माल्टेज एंजाइम होता है जो कन्वर्ट कराता है सिंपल फॉर्म, यूजेबल फॉर्म ग्लूकोज। बाद में सुक्रोज अगर है तो इस सुक्रोज को सुक्रेज नाम के एंजाइम से कन्वर्ट कराया जाता है अगेन इनटू द सिंपल फॉर्म, दैट इज़ द ग्लूकोज एज वेल एज द फ्रुक्टोज। ये दोनों भी डायरेक्टली यूजेबल फॉर्म वाले एनर्जी के सोर्स हैं। देन लैक्टोज, जो अगर मिल्क खा रहे हैं, मिल्क के अंदर की शुगर है तो लैक्टेस की एंजाइम से फिर अगेन यहाँ द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में उसको कन्वर्ट कराया जाता है। इंटेस्टाइन में और हम देखें कि डाइपेप्टाइड्स को ब्रेक कराने के लिए, कन्वर्ट कराने का डाइपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, जिसमें कई अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, सिंपल फॉर्म होते हैं। फैट को इमल्सिफाइड फैट्स अगेन एक लाइपेज एंजाइम से उसको कन्वर्ट कराया जाता है इनटू द फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किया जाता। देन ग्लाइकोजन और स्टार्च को फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेज, देखो वहाँ पता सोलाइवरी अमाइलेज, ये पैंक्रियास का अमाइलेज भी यहाँ यूज़ किया जाता है कन्वर्जन के लिए इनटू द डाइसैकराइड्स। नाउ फाइनली हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पूरा कन्वर्जन जो होता है कॉम्प्लेक्स सिंपल में एंड हो जाता है। क्या क्या हुआ कन्वर्ट पर, थोड़ा सा आप यहाँ एक मरतबा देखिए। प्रोटीन को कन्वर्ट किया गया अमाइनो एसिड्स में, फैट को कन्वर्ट किया गया फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में, न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कराया गया इनटू द शुगर नाइट्रोजन बेस में, सिंपल फॉर्म में कराया गया। देन कार्बोहाइड्रेट जितने थे सबको मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट कराया। फाइनली जो स्टमक के अंदर का काइन फूड था, अब यहाँ एक फुली लिक्विड फॉर्म में बन गया, जिसे आप यहाँ काइन नहीं काइल कहते हैं। यहाँ का फूड अब क्या हुआ, फुल्ली डाइजेस्टेड, इसका और द काइल, जो कि एक अल्कलाइन स्लरी मतलब एक थोड़ा सा ग्रेवी टाइप पतला सा जो तो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसके अंदर अब पूरे न्यूट्रिएंट्स रेडी होते हैं फॉर नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। यानी आने वाली जो नेक्स्ट स्टेप होंगी न्यूट्रिशन के डेफिनेशन पर आप जाकर देखिए। न्यूट्रिशन के डेफिनेशन में क्या आता है, इंजेशन, द सम टोटल ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। आ गया ना एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स रेडी है। अब बचा हुआ जो पार्ट्स होता है न्यूट्रिएंट्स को निकाल कर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है जिसमें कुछ नहीं रहा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, आगे के पार्ट में पहुँचाएगा। यानी सही देखिए तो डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल काम लार्ज इंटेस्टाइन करती है, यानी कुछ डाइजेशन का काम यानी कुछ कन्वर्जन का काम लार्ज इंटेस्टाइन भी करती है। लेकिन
लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा की लेयर है वो सिर्फ म्यूकोस को प्रोड्यूस करती है, ना कि किसी एंजाइम का। अब यहाँ पर दो वर्ड याद आ गए, एक लीवर में कोई एंजाइम नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई एंजाइम का सिक्रेशन नहीं किया जाता, याद रखना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ कुछ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ प्रोटीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो गए वो फॉरवर्ड होते हैं इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। कौन से? कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ प्रोटीन्स एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमको पता है सीकम एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई बैक्टीरिया सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ रहते हैं। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उस आए हुए कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट, देखो कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहा, लेकिन कौन कर रहा है? एक्शन ऑफ बैक्टीरिया दे डू, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंटेड कराया जाता बाय बैक्टीरियल एंजाइम। अब फर्मेंटेशन हम आएंगे हमारा एक फ्रीएस्ट वीडियो में, जिसमें क्या किया जाता है? अनएरोबिक इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करने को फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें फाइनली कुछ कचरा निकलता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन किया जाता है, नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन किया जाता है बैक्टीरियल एक्शन से, जिसकी वजह से वहाँ कचरा निकल रहा है, अनवांटेड निकल रहा है, जिसमें से निकलता हाइड्रोजन। यहाँ क्या निकल रहा है? देखो, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से तोड़ने वाले बैक्टीरिया, कचरा निकल रहा है, अनवांटेड निकल रहा है हाइड्रोजन, दूसरा निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा निकल रहा है मीथेन गैस। ये तीनों भी प्रोडक्शन किए जाते हैं इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन। ओके, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन। देन दूसरा जो मटेरियल है जिसे हम प्रोटीन कह रहे हैं, तो प्रोटीन डाइजेशन जो लार्ज इंटेस्टाइन में किया जाता है। अब डाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कन्वर्ट करा जा रहा है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। यहाँ जब किया जाता है इसके तोड़ते वक्त प्रोटीन को, जब एक्सेस प्रोटीन जो इसमें पहुँचते हैं, तो यहाँ पहुँचने के बाद और फिर यहाँ पर भी अनवांटेड मटेरियल बाहर निकलते हैं, जिसमें से पहला है इंडोल, दूसरा है स्केटोल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सब निकलते हैं, जिसकी वजह से यही वजह है कि अक्सर अनवांटेड जो फिकल मैटर होता है उसके अंदर जो बदबू, याद रखो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जा रहा है ऑडर, यानी बैड स्मेल जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड में होती है, वो इन गैसेस की वजह से, इन प्रोसेस की वजह से स्मेल आती है। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न। अक्सर देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं अक्सर उनका गैसेस का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, वो जाता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर ये गैसेस का प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए दे सफ़र द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द गैसेस प्रॉब्लम्स। ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर, ये दिस बैक्टीरिया ऑल्सो सिंथेसाइज डिफरेंट विटामिन बी एंड विटामिन के ऑल्सो, ये सिंथेसाइज करने का काम करते हैं यहाँ पर, जो कि एक एक्सेप्शनल वर्क विच इज़ ऑब्जर्व इन लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग इज हियर द हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब गैस्ट्रो मतलब क्या हुआ? पेट, इंटेस्टाइन यानी पेट और इंटेस्टाइन का जो नाली है, कैनल है, उसके रास्ते में कई कुछ सेल्स रखाए गए जो कि हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन जिसे हम कह रहे हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्ट कराने वाले एंजाइम्स, और अलग अलग जूसेस, जैसे कि बाइल जूस हम कह रहे हैं, पैंक्रेटिक जूस कह रहे हैं, और अलग अलग एंजाइम्स, जैसे कि हमने देखे माल्टोस को माल्टेज, बाद में सुक्रेज, देन फ्रुक्टेज, ये अलग अलग एंजाइम्स, ये सब के सब प्रॉपर सीक्वेंस में बन रहे हैं। यानी हम देखते हैं कि पहले सलाइवरी अमाइलेज बनता है, नहीं कि वो लास्ट में नहीं बन रहा है। ओके, हर एक का स्टेप और लोकेशन फिक्स है, इसलिए ये प्रॉपर सीक्वेंस में बन रहे हैं और सही टाइम में बन रहे हैं। यानी आपने खाना इंजेस्ट कर लिए, चबा दिया, और वहाँ सलाइवरी अमाइलेज नहीं बना, उसके बाद वो स्टमक में चला गया, उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज मुंह में बन रहा है, फिर वहाँ पर वो कोई एचसीएल का सिक्रेशन नहीं हो रहा, फूड इसोफेगस वहाँ चला जा रहा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर एचसीएल। इसलिए प्रॉपर टाइम में बनना भी चाहिए और प्रॉपर सीक्वेंस में भी बनना चाहिए। ये जो काम किया जाता है प्रॉपर टाइम में बनना और सीक्वेंस में बनना, ये पूरी सिक्रेशन पूरे कंट्रोल में, न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल। न्यूरॉन से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो कि
कंट्रोल करने का। देखिए यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा कुछ आइडिया आने के लिए हमने एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर रखे। देखिए ये नर्वस सिस्टम है, ये न्यूरॉन का कनेक्शन है जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर रिलीज़ कराने का ऑर्डर देता है। देन सिक्रीशंस कब होते हैं? जब भी हम खाने को देखते हैं दूर से ही, ओके, जब हम खाने को देखते हैं, या फिर अगर हमने खाना नहीं भी देखे, अगर किसी पड़ोस से स्मेल आ रही है, ये स्मेल सूंघ कर, या फिर चलो आपने ना खाना देखे ना सूंघे, बस आपने खाने के बारे में सोच लिए, जस्ट इवन यू थॉट कि आज मैं ये खाऊंगा या आज मुझे ये डिश ऐसी होती है, तब फौरी आपके की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाते हैं। सलाइवरी सिक्रीशन स्टार्ट्स, HCl का सिक्रीशन स्टमक में स्टार्ट हो जाते हैं, यानी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। ह्यूमन ब्रेन के अंदर द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द 2 कंपार्टमेंट, द 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से होता है पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब जो सेकंड वाला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्रैनियम से निकलने वाले नर्व्स जिसे हम कहते हैं क्रैनियल नर्व, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। तो क्रैनियल से निकलने वाले देयर आर द 12 पेयर्स, 12 जोड़ी होती है, जिसमें से 10वीं 10th वाली ये, ओके, 12 जोड़ी होती है। उन 12 में से ये 10th वाली जिसका नाम है वैगस, इसे वंडरिंग भी कहते हैं, काफ़ी लंबी जाती है। ये यानी सेरिब्रम से निकलती है कनेक्शन। ये वो नर्व है जो ब्रेन से कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये ऑर्डर देती है अलग अलग पेट के सिक्रीशन को। पेट में कौन से है, अब ये वीडियो में हमने अभी बार जिक्र किया, उसमें पेट की सिक्रीशंस है, जिसमें HCl का सिक्रेशन है। 3 टाइप के सेल्स हैं, आपने देखा ना, तीनों के सिक्रेशन हैं। उसके बाद कुछ हार्मोन जैसे कि गैस्ट्रीन, पेट के अंदर एक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, वो भी कुछ सेम इफेक्ट करता है डाइजेशन का। देन इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा की लेयर है वो सिक्रेट करती है 3 हार्मोन्स को। एक है सिक्रेटिन, कोलसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। ये 3 कौन कर रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की लेयर। अब म्यूकोसा बोलते तो कौन सी? पहली लेयर का नाम सेरोसा, दूसरी का नाम मस्कुलारिस, तीसरी का नाम सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। दिस इज द म्यूकोसा सेल। ये है वो सेल सिक्रेट कर रहे 3 हार्मोन्स। पहला हार्मोन सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम होता है, कौन सिक्रेट कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। काम कहाँ कर रहा है ये? इसका इफेक्ट करता है स्टमक के ऊपर, यानी स्टमक के जो जूसेस स्टार्ट हो रहे थे, सिक्रेट हो रहे थे, ये ऑर्डर देता स्टमक को कि बस तू रोक दे, अब तेरा काम ख़त्म। तो इस इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ स्टमक, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। फिर लीवर को ऑर्डर देता है कि चल तू सिक्रीशन स्टार्ट कर। फिर पैंक्रियास को ऑर्डर देता है चल तू तेरा सिक्रीशन स्टार्ट कर। फिर इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को सेल को ऑर्डर देता है कि आप अपना सिक्रीशन स्टार्ट करो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टमक को बोलता है बस सिक्रीशन स्टॉप, और ऑर्डर दे रहा है सिक्रीशन टू लीवर को, पैंक्रियास को और इंटेस्टाइन को। कौन? सिक्रेटिन। कोलसिस्टोकाइनिन कुछ सिमिलर एक्शन कराता है और वहाँ पर ये इंड्यूस कराता सटाइटी, जिसकी वजह से हम फुलनेस या सेटिस्फेक्शन या पेट भरा हुआ है और आप एकदम कहते हैं कि हाँ नहीं, आप मैं फुल खा लिया हूँ, सेटिस्फेक्टेड फीलिंग, ये इसकी वजह से मिलती है। अब ये इनहिबिटरी जो यहाँ पर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, ये काम कराता है अगेन सेम पहले वाले के जैसा, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक, यानी पेट के सिक्रीशन को रोकने का काम ये भी वही काम कराता है। पेट में क्या था? HCl का सिक्रीशन था, म्यूकस का सिक्रीशन था और वहाँ पर पेप्सिनोजिन का सिक्रीशन था। ये सारे सिक्रीशन को रोकने का ऑर्डर यहाँ से जाता है। देन टिल नाउ वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखे कि द न्यूट्रिशन में इंजेक्शन ऑफ फूड, डाइजेशन में हमने देखे द फूड इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू द सिंपल, नॉन एब्जॉर्बेबल टू एब्जॉर्बेबल, नॉन डिफ्यूजिबल टू डिफ्यूजिबल फॉर्म, यहाँ तक हमने देख लिया। डाइजेशन कंप्लीट हो गया फिजियोलॉजी में। नाउ द सेकेंड इज़ एब्जॉर्प्शन, यानी जो चीज़ें अब न्यूट्रिएंट्स निकाल दी गई अब उसको लेने का काम है, एब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं। तो व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज़ नथिंग बट द पैसेज
ऑफ एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट कौन से? सब न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेशन में सब एंड फाइनली एंड बन गया। अब जैसा अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ज़रा यहाँ पर ये डाइजेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड आर कन्वर्टेड ईयर, अलग अलग एंजाइम्स हैं, ओके। और उसके बाद आप वो बचे हुए जो बन गए, यानी जो चीज़ें तैयार हो गई, जैसे कि फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ से निकाल कर ब्लड में छोड़ना है, ब्लड वेसल्स के अंदर उसको रिलीज़ करना है। ये है ब्लड की कैपिलरी जो उसके पास से गुजरा है, जो यहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम हो रहा है, पहुँचाने का काम। या फिर कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड के बजाय दे गो इनटू द लिम्फेटिक वेसल, यानी कैपिलरी के बजाय लिम्फेटिक वेसल में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, दिस ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दिस टू दिस लोकेशन इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, ओके। ये इंटरेस्टिंग है एब्जॉर्प्शन यहाँ पर। तो एब्जॉर्प्शन होने के अलग अलग 4 स्टाइल में, यानी 4 अलग अलग प्रोसेस में किया जाता है। इट टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें डायरेक्टली डिफ्यूजन क्या है? The movement of ion, atom or molecule of solid, liquid or gas from higher gradient to the lower gradient is called as the diffusion. Simple diffusion चला जाता, ना मेम्ब्रेन चाहिए ना नहीं चाहिए, सब कोई इशू नहीं। सेकेंड स्टेप है ऑस्मोसिस। हमको पता है कि 2 सेल में अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है, यानी पतला और गाढ़ा, तब वहाँ पर उस पतले के तरफ से यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते उधर जहाँ गाढ़ा है हाइपरटोनिक की तरफ, तब ऐसी मूवमेंट को देखो, यहाँ से यहाँ मूवमेंट चला गया, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज द ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टुवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। और इसी से जो न्यूट्रिएंट्स है इंटेस्टाइन से होकर वो ब्लड के अंदर पास किए जाते हैं। तीसरा स्टेप होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या कुछ बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट नहीं होते, या वो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जा सकते या ऑस्मोसिस से नहीं जा सकते, उनको एक फैसिलिटी देना पड़ती है। जैसे कि हम देखते हैं कि दिस इज द टनेल प्रोटीन। आप फ्लूइड मोजाइक मॉडल में आप जाकर देखिए, वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कैसा, हमारा है प्रीवियस वीडियो जिसमें स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन कैसे, तो वो एक फैसिलिटी देते हैं ट्रांसपोर्ट होने को ऐसे मॉलिक्यूल को जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर जाते हैं, उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। एंड द लास्ट मेथड इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर मूवमेंट जो होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, यानी उस तरफ किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे हैं, ओके, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, और सॉरी जिस तरफ बहुत कम है और वो जाते उससे उधर से उस तरफ यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, सॉरी अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो होता है कॉन्सेंट्रेशन के ख़िलाफ़ जाते हैं। तब वहाँ पर इस कराने प्रोसेस के लिए हमको एनर्जी लगती है, एटीपी का यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हुआ एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमने देखे कि माउथ के अंदर भी हो रहा है, बक्कल कैविटी में होगा, स्टमक में भी होगा क्योंकि न्यूट्रिएंट निकले, मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा, और कुछ एब्सॉर्प्शनल में एक्सेप्शनल में जो था हमको लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो। तो अबाउट 90% जो पूरा प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बचे हुआ 10% के अंदर बक्कल कैविटी में हो रहा है, स्टमक के अंदर हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे अब माउथ के अंदर क्या क्या होता है। जनरली ज़बान के नीचे के जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जैसे कि कोई ड्रग्स है, केमिकल्स है या पेन किलर्स है, अगर वहाँ कुछ होते जो कि ज़बान के नीचे हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब किए जाते हैं। बाद में स्टमक में हम देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स जैसे कि वो कुछ वाटर, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ अल्कोहल, कुछ ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन वगैरह जो स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं। मैक्सिमम काम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, वाटर, सोल्यूबल विटामिन्स, ये सब के सब एब्जॉर्ब कर ब्लड के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं। और कुछ लिपिड्स और फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई, ये भी लिम्फेटिक वेसल में रिलीज़ किए जाते हैं, यानी मैक्सिमम काम यहाँ हो रहा है। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो बचा कुचा जो पानी होता है एब्जॉर्प्शन उसको किया जाता है। कुछ सोडियम इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम क्लोराइड्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं और कुछ वाइटल अमाइंस भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन।
एब्जॉर्प्शन अगर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं या कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि क्लोराइड आयंस है, ये भी यानी ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया और क्लोराइड आयन, ये सिंपल डिफ्यूज़न से जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ग्रेडियंट किधर ज़्यादा है, ये जाने का सिंपल तरीके से जाते हैं। अगर अमाइनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं या फिर फ्रुक्टोज की भी बात कर रहे हैं, दोनों की, ये दोनों भी ऐसे हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोटीन की देना पड़ती है, टनल प्रोटीन चाहिए, तो वो उसकी मदद से ही अंदर जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे, वरना नहीं जाएंगे। इन दिस मेथड कैरियर आयंस जैसे कि सोडियम आयंस का भी एब्जॉर्प्शन कराया जाता है। कुछ आयंस जैसे कि सोडियम आयंस, ये हमेशा अगेंस्ट द ग्रेडियंट, यानी जहाँ पर वो बहुत कम है उस तरफ जाते हैं या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको जाने के लिए वहाँ पर एनर्जी का यूज़ होता है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वहाँ पर जाएंगे। मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड जो हमने ऑलरेडी देखे, बाइल इमल्सिफाई कराता है। इमल्सिफिकेशन कराने के बाद जैसे ही आते हैं तो ये मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जाता ब्लड में। वेरी इंटरेस्टिंग कि जो फैटी मॉलिक्यूल्स है और मोनोग्लिसराइड तैयार हो गए फैट को इमल्सिफाई करने के बाद, तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किए जाते। फिर एब्जॉर्प्शन होता कैसा है, यहाँ पर ये डिज़ोल्व कराए जाते हैं, छोटे से स्पेरिकल छोटे छोटे टुकड़े आकार में जुड़ते हैं, बाइल पिगमेंट से स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं जिन्हें मिसेल्स कहा जाएगा। जो सी दिस आर द ये लिपिड मॉलिक्यूल जिनका इमल्सिफिकेशन कराएगा, ये बाइल पिगमेंट ग्रीन वाले दिख रहे बाइल पिगमेंट्स, ये बाइल पिगमेंट इसको आकर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करा रहे हैं मोनोग्लिसराइड्स में, और ये सेपरेट हो जाता है बाइल साइड। ये सेपरेट होने के बाद अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े ये जुड़कर एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मिसेल्स। तो ये मिसेल्स एग्रीगेट फॉर्म है, मिसेल्स यहाँ पर बन गए। अब ये मिसेल्स क्या करते हैं, मिसेल्स एंटर करते हैं इंटेस्टाइन की विलाय में, ओके, विलाय में एंटर करता है। जैसे विलाय कहाँ है, देखिए ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से एंटर कर रहे हैं, ये आ गए अंदर, ओके, एंटर कर रहे विलाई के अंदर। एंटर करने के बाद वहाँ पर फिर से रिफॉर्म करती है। देखो बाहर क्या बने, छोटे छोटे एग्रीगेट होकर एक झुंड तैयार हुआ जिसे मिसेल्स का, अंदर एंटर करे, अंदर एंटर होने के बाद फिर अपनी स्ट्रक्चर में शेप में बदलाव करते हैं और एक छोटे से स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल जैसे बन गए। जैसे ये आ गए यहाँ से, ये मिसेल्स एंटर करें, मिसेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर बन गए काइलोमाइक्रॉन्स। कैन यू सी दिस येलो कलर छोटे छोटे स्ट्रक्चर, दिस आर द काइलोमाइक्रॉन, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये आ गए यहाँ पर स्ट्रक्चर, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे मिसेल्स तैयार हो गए। मिसेल्स एंटर होने के बाद ये बनते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये काइलोमाइक्रॉन्स करते क्या है, काइलोमाइक्रॉन्स आर नथिंग बट द स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट मॉलिक्यूल्स, ग्लोब्यूल्स, ऐसे जिसमें स्मॉल प्रोटीन को लगाकर कोट कराया गया एक फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। अब इनको एंटर कराया जाता है, एंटर कराया जाता, ट्रांसपोर्ट कराया जाता इनटू द लिम्फेटिक वेसल। ये ब्लड कैपिलरी में नहीं जाते, इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होने की वजह से कैपिलरी के पोर से स्लिट से एंटर नहीं करते, इसलिए इनको एंटर कराया जाता थोड़े बड़े रास्ते से, जिसको हम कहते हैं पैरेलल एक सिस्टम होती है कैपिलरी की जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ये उससे एंटर करते हैं जिसे हम लैक्टिल्स कहते हैं। अब जाइए इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टिल्स का फॉर्मेशन है, ये लैक्टिल्स में यहाँ से आप देखेंगे ये एंटर कर रहा है, लैक्टिल्स में एंटर करता है और वो लैक्टिल्स फिर बाद में जाकर हार्ट में ओपन होते हैं, हार्ट में ओपन होते ब्लड में मिल जाते, फिर वो ब्लड के साथ पूरे बॉडी में पूरे स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दिस इज द ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए यहाँ पर आप ये हो गया एब्जॉर्प्शन, यानी नॉर्मली एक्टिव, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सबसे करा गया और जो नहीं जाते थे उनको लिम्फेटिक सिस्टम से ले लिया गया। ओके, सो टिल हियर वी हैव सीन द एब्जॉर्प्शन। हो गया यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हुआ, न्यूट्रिएंट निकले, निकाल कर ले लिया। अब उसके बाद जो काम होता है एब्जॉर्प्शन के बाद, अब होता है उनको ब्लड की पहुँचाकर ब्लड में मिलाकर असेंबल कराने का, इसलिए होगा यहाँ पर एसिमिलेशन। व्हाट इज द एसिमिलेशन? अब देखो ये ज़रा इंटरेस्टिंग है, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम,
डाइजेस्टिव सिस्टम में सब कन्वर्ट कर सिंपल बनाया गया, सिंपल में से उसको निकाल कर एब्जॉर्ब करा गया, ब्लड में लगा है सर्कुलेशन। अब इस ब्लड में से निकाल कर हर एक बॉडी सेल को पहुंचाया जाता, और बॉडी सेल में वो अलग अलग पार्ट्स जो आ रहे हैं सिंपल वो जुड़कर हर पुर्जे को, हर पार्ट को जोड़कर असेंबल करा जाता, डेट इज कॉल्ड द असेंबल। तो व्हाट इज assimilation? Assimilation is nothing but the finally the absorbed food reaches to the tissues and become the part of प्रोटोप्लाज्म। और वो प्रोटोप्लाज्म का हम बोलते हैं ना, सेल इज मेड अप ऑफ द प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्मा बना कहाँ से? ये सब न्यूट्रिएंट्स आकर वहाँ पर उसका हिस्सा बनते, पार्ट बनते हैं। दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। फाइनली एसिमिलेशन के बाद अब लास्ट आता है कि अब सब चीज़ें तो ले लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल ली, अब बचा हुआ जो है अनवांटेड जो है वो अनवांटेड होता है फीकल मैटर, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, डेट इज कॉल्ड द इजेशन। तो फाइनली दिस इज द रिमूवल ऑफ अ अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड मटेरियल इज जिसे हम डिफिकेशन कहते हैं। इस फीकल मैटर को बॉडी से कोलोन से बाहर निकाला जाता है। दिस इज द अनवांटेड फूड जो कोलोन से सरकते सरकते असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन, उसके बाद आता है रेक्टम में। अब आ गया टेम्परेरी स्टोर में। अब ये रेक्टम से इसको बाहर फेंका जाएगा। तो फीसेस में होता क्या? फीकल मैटर में क्या क्या होता है? फीकल मैटर इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, दे आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स उसके अंदर होते हैं, कुछ डेड म्यूकोसल सेल्स यानी म्यूकोसा की कुछ सेल्स के लेयर्स होते हैं जो फूड के पैसेज के ऊपर कटते कटते घसते जो तो कुछ निकलते जाते डेड सेल होते हैं। उसके बाद कुछ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर के बैक्टीरिया या फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया या और अनडाइजेस्टेड फूड, ये सब मिलाकर एक मटेरियल तैयार हो रहा है जिसे हम कह रहे हैं फेसेस। अब ये फेसेस को पहुंचाया जाता इनटू द रेक्टम। जैसी जैसी फेसेस बढ़ते तो रेक्टम खींचने, उस पर तनाव बनता है, रेक्टम फूलना शुरू होता है, खींचा जाता है। ये है रेक्टम। जैसे एक प्रेशर डेवलप होता है तो इसके ऊपर एक सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जो नर्व सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये खींचे जाता है तो सेंसरी रिसेप्टर्स एक मैसेज इनिशिएट करते हैं जो कि नर्व सिस्टम को पहुंचाता है, रिफ्लेक्शन कि आपको फीलिंग आती है कि आपको डिफिकेट करना। देखो फीलिंग डेवलप हुई है, डिफिकेशन की फीलिंग डेवलप होती है कि आप डिफिकेट करना है, लेकिन डिफिकेट टोटली इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस, आपके कंट्रोल में होता है। तब तक आप खुद ना चाहे जब तक एनल स्पिंक्टर्स ओपन नहीं होते। और एनल स्पिंक्टर्स हमको पता है, एनस के ऊपर स्पिंक्टर्स होते हैं, वहाँ पर भी कंट्रोल रखा गया स्पिंक्टर्स का। और ये स्पिंक्टर्स जब खुलेंगे तो वो अनवांटेड फूड या जिसे हम फीकल मैटर कहते हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता। इसी रिलीज़ करने को हम कहते हैं डिफिकेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड द बॉडी थ्रू द anus by the opening of anal sphincter is called as the defecation. So please thank you for watching this video. Don't forget to go into the description box में एक लिंक है जिसमें आपको क्लिक करना है। आप उस पर क्विक टेस्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, आप उसको अटेम्प्ट करें। इमीडिएटली आपको उसका फीडबैक मिलेगा, कितने सही हैं कितने गलत है, और गलत जितने भी आ गए उनके सही जवाब क्या होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी अ लॉट। थैंक यू।